जैसे ही n की वैल्यू बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा के बीच जो अंतराल होता है, अंतराल, ये वाला अंतराल, ये वाला अंतराल, ये को कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। यानी कि अगर अंतराल देखा, ये नाभिक है और इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो पहली ऊर्जा मतलब पहले कक्षा में है, प्रथम ऊर्जा कक्षा में है, प्रथम ऊर्जा स्तर में है, तो वो कभी ना तो दूसरे ऊर्जा स्तर में और ना ही तीसरे ऊर्जा स्तर में जाएगी जब तक उसे बाहर से ऊर्जा नहीं। आज हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का पार्ट नंबर 5 है। पिछले पार्ट में हमने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटो इलेक्ट्रॉन जो पीईई था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसको देखा था। आज हम जो बोर मॉडल, बोहर मॉडल को देखेंगे और जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, इमिटिंग स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम होते हैं, उनको आज हम देखेंगे। देखिए, हमने पिछले जो पार्ट में जो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, उस मॉडल की कुछ कमियां थी। उस मॉडल में सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार अगर विपरीत आवेश के दो कण एक दूसरे के ओर चक्कर लगा रहे हैं तो वहां पर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और एक टाइम पर आके टकरा जाएंगे, यानी कि परमाणु खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल की। और उस कमी को दूर करने के लिए जो बोहर मॉडल आता है, बोहर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। और जो बोहर का सिद्धांत है वो हम समझते हैं। देखिए, बोहर के सिद्धांत की कुछ मोस्ट जो पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हाँ, बोहर का परमाणु मॉडल या फिर बोहर का परमाणु मॉडल। इन्होंने अपने जो परमाणु सिद्धांत में या परमाणु मॉडल में ये कहा कि रदरफोर्ड का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रैंडम गति करते हैं, बट इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है, और ये जीवन भर एक ही कक्षा में घूमते रहते हैं जब तक कि बाहर से कोई उनको ऊर्जा ना दी जाए। यानी इनका कहने का मतलब ये था, जैसे ये नाभिक है और इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो पहली ऊर्जा मतलब पहले कक्षा में है, प्रथम ऊर्जा कक्षा में है, प्रथम ऊर्जा स्तर में है, तो वो कभी ना तो दूसरे ऊर्जा स्तर में और ना ही तीसरे ऊर्जा स्तर में जाएगी जब तक उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती। ये इनका पहला पॉइंट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, वो एक फिक्स ऊर्जा स्तर में रहता है, निश्चित कक्षा में रहता है। पहला पॉइंट इनका यही था। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। कि पहला इनका पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। तथा इन कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है, और इन कक्षकों को निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। निश्चित ऊर्जा स्तर।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में, तथा इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है तथा इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रथम पॉइंट इनका यही था। वोहर के मॉडल का प्रथम पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इनकी जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं इनकी ऊर्जा निश्चित होती है और इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बाद इनका दूसरा पॉइंट कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होंगे, लाइक कौन सा इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी है कहीं पर भी होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित होगा, वहां उपस्थित होगा, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं चक्कर या उन्हीं कक्षाओं में उपस्थित होता है जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि L यानी कि mvr कितना NH/2π यानी कि H/2π का पूर्ण गुणज हो। कहने का तात्पर्य ये था, इनका जो सेकंड पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, वो ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन कक्षाओं में रहते हैं जिनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये इनका दूसरा पॉइंट था। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं जिनका कोणीय संवेग, यानी कह सकते हैं L मतलब कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि यहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3 इस प्रकार से n की वैल्यू यहां पर होगी, पूर्ण गुणज होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। ये इनका दूसरा पॉइंट था। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो अभिकेंद्रीय बल के समानुपाती, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है ना। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जब वो लगाएगा तो वृत्तीय गति, एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें अगर कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उस पर एक बाहर की ओर बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv²/r, इसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल mv²/r, ये होता है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। स्थिर वैद्युत बल मतलब होता है दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के मध्य कार्य करने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है F = K Q1 Q2/r², ये होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर भी आवेश E होता है, यानी कि -1.6 × 10 की पावर माइनस का 9 नहीं प्लस का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और इसका भी आवेश E होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, n प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कहते हैं Z, तो इस पर आवेश ZE हो जाएगा,
इस पर आवेश E हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसके लिए स्थिर वैद्युत बल लिखें F इज इक्वल टू के जेड ई, इसका आवेश E, दोनों के बीच की दूरी को R स्क्वायर, तो कह सकते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इनका तीसरा पॉइंट यही था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो जो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। कहने का उनका अर्थ यही था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, मतलब चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट इनका यही था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है। और अगर देखा जाए, अगर आप E की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और M देखें, M यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्योंकि कौन सा कण चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। K की बात करें तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अपने कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू इस प्रकार होगी। और अगर हम Z देखें, Z यहाँ पर जो यूज हुआ है वो हुआ है, पिछले ही हमने क्लास में देखा है, Z जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये है 3 पॉइंट किसके, बोहर मॉडल के। इसका देखिए चौथा पॉइंट देखें, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से दूसरे स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से कूदता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। इस विकिरण की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य को निम्न प्रकार से निकालते हैं, E2 माइनस E1। देखो, कहने का तात्पर्य ये है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है या वो आगे मतलब जहां से ऊर्जा देंगे या ऊर्जा वहां से निकलेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, निश्चित ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षक में जाता है, निश्चित कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, तो वहां पर ऊर्जा का अब उत्सर्जन या फिर अपशोषण होता है। और अपशोषण से या उत्सर्जन से जो ऊर्जा का अंतर होता है वो डेल्टा ई जो होता है वो E2 माइनस E1 होता है, या कह सकते हैं E2 माइनस E1, और ये होता है h न्यू के बराबर, h न्यू या फिर h c बाई लैम्डा के बराबर होता है। यही इनका पॉइंट था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से दूसरे स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर में कूदता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई असत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। इस विकिरण की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा या फिर आवृत्ति का जो निम्न समीकरण है, ये वाला डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू h c बाई लैम्डा। ये है अपना पूरा मॉडल बोहर साहब का। और भी अभी मॉडल में 5वां पॉइंट है कि परमाणु हमेशा निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। देखिए, ये अपने 4 पॉइंट थे। इसके बाद 5वां पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ी सी चीजें
इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सेकंड, 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में होता है, अपनी निश्चित कक्षा में होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम कक्षा में रहने की कोशिश करता है, मतलब अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहने की कोशिश करता है, या फिर हाँ निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में रहने की कोशिश करता है। कहां रहने की कोशिश करता है? निम्नतम। 5वां पॉइंट जो है वो ये कहता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा जो निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में रहना पसंद करता है, रहना चाहता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न कक्षा में रहना चाहता है। इसी अवस्था को परमाणु की क्या कहा जाता है? मूल अवस्था। इसी अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में रहना पसंद करता है, और इन कक्षाओं को इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से ऊर्जा दे दें तो जो इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लो ये अपना पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर था, लेकिन हमने मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में है, ये परमाणु अपनी मूल अवस्था में, लेकिन अगर हम बाहर से कुछ ऊर्जा दें और ये जो कक्षा है ना इस कक्षा में चला जाए, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इलेक्ट्रॉन इस अवस्था को परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और जो n = 1 है वो क्या है? मूल अवस्था। और n = 2 है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था, n = 3 वो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, n = 1 मूल अवस्था है। इसके बाद ये अपना 5th पॉइंट था। इसके बाद 6th पॉइंट, ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाता है। देखिए इसने जो परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम है उसको समझा दिया है ना, क्योंकि जो रदरफोर्ड थे ना उन्होंने रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था, है ना। इन्होंने समझा दिया कि जब हम बाहर से कोई ऊर्जा देते हैं तो वहां पर कुछ विकिरणें निकलती हैं, है ना, कुछ रेडिएशन निकलती है, जिसके कारण हमें जो हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम असतत प्राप्त होता है। इन्होंने उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, मतलब जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में अभी पूरा समझेंगे, इतना समझ लो यहाँ पर कि परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम को इन्होंने अपने मॉडल से समझा दिया था। ये था अपना 6 पॉइंट में परमाणु मॉडल बोहर का। इसके बाद इस जो परमाणु मॉडल हमने पढ़ा है अभी, इस मॉडल के आधार पर
इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या अनुप्रयोग हैं। बोहर के जो बोर हैं उनके परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग, है ना, बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग, बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि उपयोग क्या, हाँ क्या क्या उपयोग है बोहर साहब के सिद्धांत के। आइए देखते हैं। देखिए, इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। किसकी? हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। किसकी? किसी भी कक्षक की, किसी भी कक्षक की हम बोर कक्षक की त्रिज्या निकाल सकते हैं। बोर कक्ष की त्रिज्या। देखिए, बोर और बोहर एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति का नाम। बोर कक्ष की त्रिज्या निकाल सकते हैं, बोर कक्ष की ऊर्जा निकाल सकते हैं, बोर कक्ष का वेग निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बोर कक्षा की त्रिज्या कैसे निकाली जा सकती है। देखिए, हमने पहले जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था, दूसरा पॉइंट पढ़ा था, या शायद तीसरा पॉइंट था, जिसमें हमने देखा था, हाँ तीसरा पॉइंट, mv²/r kze²/r²। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला था, इनका एक मॉडल का एक थ्योरी थी, एक कॉन्सेप्ट था बोहर साहब के परमाणु मॉडल का, जिसमें उन्होंने कहा था अभिकेंद्रीय बल वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। तो यहां से देखें, ये इससे कट जाएगा, तो b अब स्क्वायर निकालना चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं, kze²/mr, ये b² निकला। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। देखिए, और अभी हम एक चीज देख कर आए हैं कि mvr=nh/2π। ये दूसरा पॉइंट जब लिखवाया था, mvr=nh/2π। अगर हम b निकालने की कोशिश करें तो nh/2π mr निकल आएगा, है ना। और अगर क्या b nh/2π mr, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करने पर b² n² और अगर करें तो 4π² m²r², ये b² निकल के आ जाएगा। तो अब हम इस पूरे को इसके इक्वल रख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी b² है, ये भी b² है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल रखने पर तो n²h²/4π² m²r² kze²/r², नहीं अपॉन mr। देखिए, यहां से एक m इससे कट गया, और यहाँ का एक r, यहाँ का एक r, यहाँ के एक r से कट गया। अगर हमें यहां से r निकालना है तो देखिए, n²h²/4π², m यहाँ पर एक कट गया था, एक बचा था, और यहाँ पर r इधर चला गया, kze²। अभी ये निकला। अगर हम और इसके आगे सॉल्व करें तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो r इज इक्वल टू n²h²/4π² m kze², k मतलब 4π² m kze², ये निकल कर आया। क्या? बोर कक्षक की त्रिज्या का डेरिवेशन r इज इक्वल टू, और अगर हम यहां पर देखें, अगर इसको ऐसा लिखें n² नहीं,
अगर हम ऐसा लिखें एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई जेड को अलग लिख दें, तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं ये सभी कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है, पूरे सभी कांस्टेंट है। एच एक प्लांक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 कांस्टेंट, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चूंकि पूरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चल रही है तो 9.1 टू 10 की पावर माइनस का 31 केजी, के कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर ई देखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, है ना। यहाँ पर अगर सभी कांस्टेंट की वैल्यू देखें, कांस्टेंट वैल्यू, तो देखो सबसे पहले एच देखा जाए तो 6.022 नहीं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, है ना, ये होता है। और अपने पास 4 तो कांस्टेंट है, पाई 3.14, एम 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी, और के 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जूल सेकंड इसकी हो जाएगी। अगर हम ई देखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये अपना सभी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हो जाएगी। ये अपने कांस्टेंट, अगर हम इन सभी कांस्टेंट को यहां पर अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.53 निकल के आएगा, यानी कि 0.529 या फिर 0.3 निकल कर आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.53 एम स्क्वायर बाई जेड, ये अपना फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। तो हमने कक्ष त्रिज्या का सूत्र निकाल लिया। क्या आया? बोर कक्ष त्रिज्या का सूत्र R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम। और यहां पर अगर देखा जाए एन क्या है? कक्ष संख्या, क्या? कक्षक की संख्या या कक्ष संख्या, कौन से कक्षक में है। और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, है ना। दोनों ही चीजें क्लियर है। कौन से कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जिस पर आप त्रिज्या निकालना चाहते हो, वो n है। और z क्या है? परमाणु क्रमांक, जिसके लिए आप निकाल रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक। तो ये पूरा डेरिवेशन है पहला, कि बोर कक्ष की त्रिज्या, ये अपना पूरा डेरिवेशन 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आप समझते हैं। दूसरे से पहले ये अपना डेरिवेशन निकल के आ चुका है। R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। और अगर आपके लिए हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए, हाइड्रोजन के लिए कक्ष, मतलब हाइड्रोजन के लिए कक्षीय त्रिज्या, वो हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक 1। तो R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम। अगर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक के लिए पूछा जाए और द्वितीय कक्षक के लिए पूछा जाए, है ना, तो R इज इक्वल टू 0.53 हो जाएगा इन एंगस्ट्रॉम, है ना। और अगर हम इसका देखें R1, इसको देख लें, R2 देखें, ये फॉर्मूला जाएगा Rn का, है ना, nवीं कक्षक का निकालें। n इज इक्वल टू 2 देखें तो R2 इज इक्वल टू 0.53। अगर हम n स्क्वायर करना चाहे तो 2 का स्क्वायर कर दें एंगस्ट्रॉम। और इस पूरे क्या लिख सकते हैं? R1। तो ऐसा कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 2 का स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम। तो ये भी तो निकल के आ गया ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको R1 लिख दो, ये तो R1 है ना, तो R1 2 स्क्वायर
एंगस्ट्रॉम। अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले लें तो R3 इज इक्वल टू 0.53 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R3 इज इक्वल टू R1 3 का स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम। तो यहां से मुझे समझ आया कि हाइड्रोजन के लिए अगर हमें R ऑफ n, अगर मैं यहां पर Rn ले लूं तो Rnth के लिए R1, क्योंकि यहां 3 लिखा है, ये 3 यानी कि n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो n स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम ये निकल के आएगा। R मतलब हाइड्रोजन के लिए nवे कक्षक, nवे जो यही तो आ गया निकल के सीधा सीधा, यही तो है। nवे कक्षक के लिए जो कक्ष त्रिज्या है, nवे कक्षक के लिए बोर्ड त्रिज्या या त्रिज्या इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड डेरिवेशन है वेग का, हाइड्रोजन के वेग की गणना, यानी सीधा सीधा वेग की गणना करेंगे। अब हम वेग v इज इक्वल टू कैसे निकालें nth कक्षक के लिए, आइए देखते हैं। सेकंड डेरिवेशन, देखिए सेकंड डेरिवेशन वेग के लिए, कौन से वेग के लिए? हाइड्रोजन के कक्षक वेग के लिए, है ना। हाइड्रोजन के वेग नहीं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। अब हम इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कैसे करें, उसका पहले तो हम फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। आपने पढ़ा है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 यहां पर हमें v निकालना है, v, तो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 m इंटू r लिख सकते हैं। और r हम अभी निकाल के आए हैं, अगर r का मान आप रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अभी हमने ड्राइव किया है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर, यहां पर m भी था, m 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये है r। अगर हम k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि k की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अगर ये k नीचे है, अगर हमें 1/k निकालना हो, मतलब ये सीधा सीधा आप समझिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 1/k की वैल्यू रखेंगे तो m k, तो k की वैल्यू रख दी z e स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 और एक पाई, यहाँ पर पाई स्क्वायर था तो एक पाई खत्म 4 खत्म, है ना, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा। r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला। r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर z, ये अपना इसको रखने पर, है ना, किसमें, इसमें, तो b इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई m और n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, n h पाई m z e स्क्वायर अपॉन 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इस m को इससे काट दें, पाई को पाई से काट दें, एक n को एक n से काट दें, और भी कुछ, और यहां पर ये h कट गया, तो v जो निकल के आ रहा है v इज इक्वल टू, यहां पर ये सब कुछ कट गया, z e स्क्वायर अपॉन 2
टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। यानी कि B इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये अपना निकल गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट, और इसमें अगर हम देखें तो जेड वाई एन, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू जो हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। एच जो हो जाएगा ना, वो अभी हमने सीखा था 6 पॉइंट समथिंग समथिंग 3 की पावर 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, है ना, इस प्रकार की होती है। और जो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, है ना, इस प्रकार से हम सभी कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं अपने इसमें, है ना। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, नहीं माइनस का 11 है, आई थिंक माइनस का 11, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये सभी कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड वाई एन इन मीटर पर सेकेंड। ये अपना फॉर्मूला हो गया वी एन के लिए, है ना, एन एच के लिए। तो बी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड वाई एन मीटर पर सेकेंड वेग एन एच कक्षा के लिए। अब हम देखेंगे ये पूरा अपना डेरिवेशन। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए, देखिए अगर हम देखें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन मतलब Z इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर Z1 रखें तो Vn इज इक्वल टू 0.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n। अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले लें, n इज इक्वल टू 2 ले लें, n इज इक्वल टू 3 ले लें, तो n इज इक्वल टू 1, तो B1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। B2 लें तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6, n की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 आ जाएगी, यानी कि B2 इज इक्वल टू B1 बाई 2 इन मीटर पर सेकेंड। B3 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 3, यानी कि B1 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम BNH ले लें तो B1 बाई n हो जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये है अपना वेग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ऊर्जा के ऊपर ऊर्जा का डेरिवेशन। अभी हमने इलेक्ट्रॉन का वेग, बोर की कक्षा त्रिज्या, अब हम इलेक्ट्रॉन का वेग का डिस्कशन करेंगे। वेग का मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो डेरिवेशन है उसको अब हम देखेंगे। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की घटना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आइए देखते हैं। देखिए ऊर्जा की गणना के लिए सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। और हम बी पहले ही देख चुके हैं, बी को हम पहले ही निकाल चुके हैं। जो बी निकल के आया था ई स्क्वायर बाई जेड 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब
ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन, ये होता है v ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन, यानी कि v इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो ये निकल के आएगा हाफ m ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का वर्क करेंगे तो ई की पावर 4 जेड स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी तो वो निकल के आएगी 1/8 एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये अपना काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा निकल के आ गई, ऐसा है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, v वेग से गति कर रहा है, r त्रिज्या है ना। इस प्रकार से इसकी हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना। इस प्रकार से हमने गतिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। अब इसके बाद ये क्या हुई, गतिज ऊर्जा। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा, और कुल जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए यहां पर हमें परिमाण के साथ साथ साइन भी लेना होगा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि में नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन भी लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 देगा। Q1 है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का E, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का E, और इसका यहाँ पर प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश है। प्रोटॉन कितने हैं, Z, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे अपॉन जो आपकी नहीं Q1 अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि ये तो बल हो जाएगा ना, तो K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये निकल के आएगा K Z E स्क्वायर माइनस का अपॉन R, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी। और कुल ऊर्जा जो होती है वो इन दोनों का योग होती है। जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो E Z N H एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर सभी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट चीजें नहीं है। K तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट नहीं है। तो R इज इक्वल टू हम पढ़ के आए हैं N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन जो 2 नहीं पाई M E स्क्वायर Z, ये अभी हम पढ़ के आए। N स्क्वायर H स्क्वायर पाई M E स्क्वायर बाई Z, ये अभी हम पढ़ के आए हैं R के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, तो जो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि माइनस का के जेड ई स्क्वायर, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा पाई एम ई स्क्वायर जेड अपॉन जो नीचे वाला वो नीचे आ जाएगा, नीचे आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर जेड, राइट। इसका देखिए कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, माइनस का के जेड जेड के साथ जेड स्क्वायर ई के साथ ई की पावर 4 और पाई अकेला रहेगा और एम भी अकेला रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा E है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जब हम इसको करेंगे, है ना, अब हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एम ई की पावर 4
जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, के जेड स्क्वायर ए की पावर 4 पाई एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। अगर हम के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें तो जो हमें ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये वाला पाई इस पाई को खा जाएगा, है ना। और हमारे पास जो बचेगा E इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 एम, देखो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, ये वाला सेम ऊपर का बन गया। अगर हम 4 को बाहर ले आए 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, कैसा, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर, क्योंकि पूरा ही तो है, आगे पीछे तो कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर वाला भी सेम नीचे वाला भी सेम, लेकिन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें, ये तो चीज कुछ है ही नहीं, ये वाली चीज, तो अगर हम इसको x मान लें, x, इसको क्या मानिए x, इसको भी x ही मानिए क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी हैं। तो अगर हमने इसको x माना तो e इज इक्वल टू 1/8x माइनस 1/4x। अगर हम 8 और 4 का एलसीएम लें तो 4 और 2 8 आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम। तो यहाँ पर x माइनस 2x ई इज इक्वल टू, ये निकल के आएगा। और 2x में से माइनस के एक x घटाएंगे तो माइनस का x बाई 8 निकल कर आएगा। और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 मतलब अपॉन एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू वापस वहीं रख दें, देखिए अगर हम रख दें ई इज इक्वल टू माइनस का एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। और अगर हम इसमें इतना इतना देखें, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हमें निकल कर आता है E इज इक्वल टू 3 पॉइंट माइनस का आएगा, माइनस चिन्ह लगा, माइनस का 3.14 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना फॉर्मूला निकल कर आएगा 3.14 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई वी। ये अपना फॉर्मूला एम ई की पावर 4 है ना, इस प्रकार से बिल्कुल सही आया अपना। तो ये अपना इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 3.14 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये अपना डेरिवेशन था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना के लिए। इसके बाद हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए भी Z इक्वल टू 1 रख देंगे तो यही 3.14। हाइड्रोजन के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, Z इक्वल टू 1 रख देंगे तो E n इज इक्वल टू माइनस का 3.14 अपॉन एन स्क्वायर इन ई वी। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई एन इज इक्वल टू माइनस का 3.14 ई वी हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो ई एन इज इक्वल टू 3.14 अपॉन एन, मतलब 2 द स्क्वायर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई 1 अपॉन एन द स्क्वायर, यानी कि ई एन nth के लिए E1 अपॉन एन स्क्वायर कर सकते हैं ई बी में।
निकल कर आएगा। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, ईवी के बारे में। इसके बाद जो एक पहले के लिए ये, दूसरे के लिए हम जब 2 रख देंगे यहाँ, स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा, ऊर्जा देखिए जैसे जैसे n बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है ना। तो इस प्रकार से हम, और ये n इज इक्वल टू अनंत है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, जहां पर e इंफिनिटी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। E4, E3, E2, E1, E1 माइनस का 3.14, EB, और ये E2 हो जाएगा अगर आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3.4, माइनस का 3.4, यहाँ पर माइनस का 1.51, इसका माइनस का 0.85। इस प्रकार से हम जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव में 3.14 नहीं 3. ये कांस्टेंट यहाँ पर आएगा 13.6 कांस्टेंट को सॉल्व करने पर यहाँ पर भी आएगा 13.6। क्या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर 13.6 वो भी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी में, तो इसका माइनस का 13.6 माइनस का 3.4 ईवी माइनस 1.51 ईवी 0.85 ईवी। तो जैसे ही आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है। माइनस में संख्या जब कम होती है वो संख्या बड़ी होती है, तो इन दोनों में ये संख्या माइनस में कम है तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा के बीच जो अंतराल होता है, अंतराल ये वाला अंतराल ये को कम होता चला जा रहा है। यानी कि अगर अंतराल देखा जाए तो 10.2, 10.2, 1.89, 0.85, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 10.2, 1.89, 0.85, यानी कि अंतराल देखो पहले 10.2 था, अब 1.89, 0.85, यानी कि अंतराल कम ऊर्जा है लेकिन ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ पर देखो नेगेटिव में ऊर्जा कम थी, यहाँ बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, 0 एक टाइम पे हो जाएगी अंत पर। पहले अंतराल ज्यादा था फिर कम हुआ, फिर और भी कम हुआ, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा अंतराल घटेगा। इसके बाद कुछ ऊर्जाएं हैं, जैसे कि बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है ना। अवशोषण ऊर्जा, दो छोटी छोटी चीजें उसको देखते हैं। देखिए पहला है अवशोषण के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, ये फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। अवशोषण के आधार पर, अवशोषण ये ऊर्जा से संबंधित सूत्र है इसलिए यहीं पर समझ लेते हैं। अवशोषण के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, देखिए अवशोषण के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, पहली ऊर्जा है उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेड स्टेट यानी कि ई एक्साइटेड स्टेट। इसमें देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन n1 से n2 की ओर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, देखो अवशोषण का मतलब ऐसा होता है कि हमने बाहर से ऊर्जा दी है ना, एक इधर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जब हम उसे बाहर से ऊर्जा देंगे, बाहर से हमने ऊर्जा दी तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के दूसरे कक्षा में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर उसने ऊर्जा का अवशोषण किया, तो पहले n1 से n2 चला गया, यानी n1 ये है, n2 ये, मतलब n1 से n2 चला गया, n1 से n2 चला गया, यानी कि अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ गया, तो वहां पर उत्तेजन ऊर्जा होगी। और n1 क्या है, क्योंकि यहाँ पर अवशोषण होगा तो पहले निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर,
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि निम्न, देखो N1 क्या है, N1 वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जहां पर जा रहा है वो N2 है। कहां जा रहा है, निम्न से जा रहा है वो N1, और कहां जा रहा है उच्च पर, तो वो N2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर ऊर्जा देखी जाए तो एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा जो हो जाएगी, अगर एक से दूसरे में जाए तो हमने एक फॉर्मूला देखा था बोर का, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो जब एक से दूसरे में जा रही है, एक से दूसरे में जा रही है, तो हम दोनों की ऊर्जा को घटा देंगे। ऊर्जा हमने कैसे निकाली, अभी निकालना था, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तब हम घटाएंगे तो वो 13.6 सीधा सीधा फॉर्मूला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला ईबी में निकल के आएगा। क्या एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपना पहला फॉर्मूला उत्तेजन ऊर्जा का। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा में n1 से n2 ही जाता है, लेकिन दूसरा है बंधन ऊर्जा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च की ओर जाएगा। क्या, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा में n1 से इलेक्ट्रॉन n2 जाएगा, लेकिन n2 इन्फिनिटी होगा। n2 क्या होगा, इन्फिनिटी। कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n1 पर है, n इक्वल टू 1, मतलब n1 पर है, n1 में वो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पर, अनंत पर, n2 इज इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर ऊर्जा शून्य होती है, अभी हम देखा E इन्फिनिटी इज इक्वल टू शून्य। तो अब हम ऊर्जा का अंतर देखेंगे E2 माइनस E1। तो E2 जो है वो शून्य है और E1 माइनस का होता है ऊर्जा, तो इसका सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाएगी, n1 स्क्वायर, है ना। बाइंडिंग एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर ईबी में, ये अपना बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में n2 इन्फिनिटी होता है, n1 निम्न ऊर्जा स्तर होता है। तो यहाँ पर अनंत पर ऊर्जा शून्य होती है, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर ईबी। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट है अपना आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, यहां पर n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इन्फिनिटी होता है। यानी कि ऐसा होता है कि प्रथम जो होता है यहां पर n इज इक्वल टू 1 पर होता है इलेक्ट्रॉन, और यहां से अनंत की ओर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। तो यहां की ऊर्जा तो क्या हो गई, 0 हो गई। और यहां पर अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, एक सेकंड, ये हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो IE इज इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 द स्क्वायर, n2 वाला शून्य हो जाएगा, ये अगर 1 रखेंगे तो सीधा आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 नहीं आ जाएगी, 13.6, और एक सेकंड यहाँ पर जेड स्क्वायर भी तो आएगा, हाँ 13.6 जेड स्क्वायर इन ईबी, ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी का, क्योंकि n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार अपना फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर ईबी, ये अपना आयनन ऊर्जा का हो गया। अवशोषण के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण इस प्रकार था। इसके बाद 2 पॉइंट और भी हैं इसमें, अनुप्रयोग बोहर साहब के, उसमें ये है कि जो इन्होंने हमें समय अंतराल के बारे में भी बताया। समय अंतराल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय अंतराल, इनके हम उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत का उपयोग करके
समय अंतराल भी निकाल सकते हैं। देखो समय अंतराल जो होता है ना, वो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल हो जाएगा। दूरी एक इलेक्ट्रॉनिक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्योंकि एन कोस के लिए तो 2 पाई आर एन अपॉन चाल हो जाएगी बी एन, और हमें आर एन और बी एन दोनों के फॉर्मूले पता है ना। अगर हम उसके हिसाब से रखेंगे तो T जो n है वो समानुपाती हो जाएगा n क्यू वाई जेड स्क्वायर के। बस हमें इसका डेरिवेशन पूरा नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए Tn किसके समानुपाती होता है। Tn n क्यू वाई जेड स्क्वायर समानुपाती होता है, क्योंकि जो Rn होता है ना वो n स्क्वायर वाई जेड के समानुपाती होता है। Vn जो होता है ना वो होता है जेड वाई एन के समानुपाती, क्योंकि दोनों को अगर हम ये वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हटा दें, है ना, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, है ना। तो टी एन जो है एन क्यू बाई जेड स्क्वायर के समानुपाती, तो टी वन अपॉन टी टू एन वन क्यू अपॉन एन टू क्यू इंटू जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर, ये अपना समांतराल का फॉर्मूला। इसके बाद आवृत्ति का, आवृत्ति ये अनुप्रयोग है वोवर मॉडल का। आवृत्ति, ये आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए जो न्यू होता है वो 1/t होता है, 1/t, यानी कि t जो था वो एन क्यू बाई जेड स्क्वायर के समानुपाती था, तो जो म्यू हो जाएगा वो जेड स्क्वायर बाई एन क्यू के समानुपाती, यानी कि न्यू वन अपॉन न्यू टू, है ना, न्यू वन अपॉन न्यू टू जेड वन स्क्वायर अपॉन जेड टू स्क्वायर एन टू क्यू माइनस एन वन क्यू, ये हो जाएगा आवृत्ति के लिए। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संभावित रेखाओं की संख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संभावित रेखाओं की संख्या, हाइड्रोजन रेखाओं की संख्या, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, रेखाओं की संख्या समेशन ऑफ डेल्टा एन या फिर समेशन ऑफ n2 माइनस n1। क्या हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम रेखाओं के निकाल, संभावित स्पेक्ट्रम रेखाओं, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जाता है, n2 से n1 में जाता है, इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n2 कक्षा से n1 कक्षा में जाता है या कूदता है, तो स्पेक्ट्रम में संभावित रेखाओं की संख्या समेशन ऑफ डेल्टा एन n2 माइनस n1। मान लो 4 से 2 में जा रहा है, यानी कि n2 इज इक्वल टू 4 n1 इज इक्वल टू 2, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि समेशन ऑफ 2, उस समेशन का मतलब 2 से लेकर 2 प्लस 1 मतलब योग 3 आ जाएंगे, 3 स्पेक्ट्रम रेखा आ जाएंगे। अगर 5 से 2 में कूदता तो समेशन ऑफ 3 निकल के आता, समेशन 3 निकल के आता है, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6, 3 2 5 1 6 स्पेक्ट्रल संभावित रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद बोर के सिद्धांत या मॉडल की कमियां, इस सिद्धांत की क्या क्या कमी है, बोर के सिद्धांत की कमियां, बोर के मॉडल की कमियां, इन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें थी जो नहीं समझा पाई थी, ये तो थ्योरी है। देखिए इसका अगर पहला पॉइंट देखें, बोर का ये जो बोर का मॉडल था ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल
इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था, यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+ में एक होता है, Li2+ में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिर्फ इनके लिए था। लेकिन He हीलियम अगर कहें जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए नहीं था, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था जिस पर एक इलेक्ट्रॉन हो। पहला इसका पॉइंट, पहला इसकी कमी यही है कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। दूसरी कमी ये कहती है कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन को नहीं समझा पाता है। जैसे कोई बहु इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है, तो उन परमाणुओं के बीच है ना रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन उसकी जानकारी नहीं देता है। यानी कि बहु इलेक्ट्रॉनिक यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन की कोई जानकारी नहीं देता है। यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण की कोई जानकारी नहीं देता है। कौन? ये मॉडल। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उनकी व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं देता। यह इलेक्ट्रॉन हमें ये नहीं बताता कि बाहतम वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई भी ऐसा ना स्पीस मतलब कोई एक बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु नाभिक के बाहर, यानी कि ये तो नाभिक है, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन के वितरण और उसकी अवस्था की कोई जानकारी नहीं देता। यानी कि बहु इलेक्ट्रॉनिक जो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका वितरण और उनकी अवस्था दोनों के बारे में नहीं बताता। मतलब वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, अवस्था नहीं, यहाँ पर व्यवस्था के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताता है। मतलब कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को बाहतम मतलब नाभिक के बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं व्यवस्था, जो बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं व्यवस्था कैसे होती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ये होता है इसकी चौथी कमी। पांचवी कमी, बोर मॉडल। ये जो मॉडल है ना वो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है आगे देखेंगे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है ना। ये इनकी चौथी कमी रही। पांचवी कमी क्या रही? पांचवी कमी, यह मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है ना। ये जो डी ब्रॉगली है ना, डी ब्रॉगली उनके सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और इन्होंने सीधा सीधा ऐसा कह दिया था कि जो कोणीय संवेग है ना MVR, वो NH/2π होगा। इसका उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई भी प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने कल्पना कर लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित ऊर्जा कक्षक में रहेगा उसका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होगा। इसका उन्होंने कोई भी हमें प्रतिपादन मतलब इसका कोई भी प्रतिपादित इन्होंने नहीं किया था, सिर्फ इन्होंने कल्पना करके ऐसा कह दिया था। और डी ब्रॉगली जी का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं कर सकता। देखो, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रखने वाले जो परमाणु या आयन है ना, जैसे ये परमाणु है सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाला, और ये आयन है सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाला, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, यानी कि इनके जो फाइन स्पेक्ट्रम होते हैं ना, फाइन स्पेक्ट्रम, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में। इनकी पांचवी कमी कि ये एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयन के फाइन स्पेक्ट्रम या फिर कह सकते हैं सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता या कोई भी जानकारी
नहीं देता है। मतलब इस जो फाइन स्पेक्ट्रम की संरचना, फाइन स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं करता है ये सिद्धांत, है ना। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना का व्याख्या नहीं करता है। बोर के और ये सबसे और भी एक इंपॉर्टेंट इनकी गलती, 7वां पॉइंट, इन्होंने जीमान और स्टार का प्रभाव नहीं बताया था। जीमान स्टार के प्रभाव के बारे में नहीं बताया था। यानी कि जो जीमान स्टार के प्रभाव क्या होता है, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, हमने अभी आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में अगर हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो वो और भी सूक्ष्म स्पेक्ट्रम में बढ़ जाता है, जो कि हमने इसमें समझा, ये कमी थी। और इन्हीं को समझाने वाले जी मैन और स्टार के प्रभाव थे मतलब जी मैन और स्टार दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने समझाया था इसके बारे में। इसका नाम जी मैन प्रभाव, स्टार प्रभाव पड़ गया। तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। ये अपने 7 बोर सिद्धांत की कमियां थी। ये अपना बोर मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया स्पेक्ट्रम, जी मान प्रभाव, स्टार प्रभाव के बारे में भी जानेंगे, है ना, कि स्पेक्ट्रम क्या है। और स्पेक्ट्रम बहुत चीजें हैं, स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें। स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, अवशोषण, रेखीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 6 में, पार्ट 5वां पार्ट हो चुका है, पार्ट 6 में स्पेक्ट्रम के बारे में और आगे जो टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डी ब्रॉगली, है ना, और डी ब्रॉगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।